साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं आर्थिक समीक्षा की 5वीं क्लास। 4 क्लासें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। इवनिंग के टाइम हम जो है आर्थिक समीक्षा क्लास देखते हैं और मॉर्निंग में हम देखते हैं करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का बजट। इतना इंपॉर्टेंट है सीटी के जो अभी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो। उन एग्जाम्स में अगर आपको 40% लाने हैं, क्योंकि आपको पता है 40% लाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और साथ ही साथ पेपर का लेवल भी बहुत हार्ड आएगा। तो अगर आपको वास्तव में 40% लाने हैं तो आप करंट अफेयर से बच नहीं सकते। अगर आपको अच्छे से अगर उसमें मार्क्स लाने, अपने आप को सिक्योर करना है, तो आपको आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। राजस्थान के करंट अफेयर के साथ साथ हमने इंडिया का करंट अफेयर भी उसमें क्लासों में कराया हुआ है। जनवरी से और मई तक का करंट अफेयर हमने पूरा कर दिया है और जून की हमने एक क्लास ले ली है। तो जिनको भी जो है राजस्थान का करंट अफेयर अच्छे कंटेंट के साथ देखना है, क्लास अटेंड करनी है, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा आर्थिक समीक्षा की 5वीं क्लास। और इसमें हम जो देखने वाले हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। तो दोस्तों कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की हम बात करें, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपके पशुधन, फसल और वानिकी और मत्स्य, ये 4 जो है उप क्षेत्र आते हैं। तो पशुधन जो है सर्वाधिक है, 48.58% का योगदान जो है पशुधन का है सर्वाधिक। वहीं सबसे न्यूनतम की हम बात करें तो 0.49% का योगदान है मत्स्य का। तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं अवरोही क्रम में पशुधन का सर्वाधिक योगदान है, फसल का उसके बाद आता है नंबर और फिर आता है वानिकी, वानिकी के बाद आता है आपके मत्स्य। ठीक है दोस्तों, तो पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य ये अवरोही क्रम में है, घटते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम में देखें तो हम बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर देख सकते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, तो 48.58% योगदान किसका है? पशुधन का है। फसलों का योगदान 44.53 है। और फिर हम बात करें तो 6.40% जो योगदान है वो वानिकी का है और मत्स्य का योगदान 0.49% है, 49% है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखो, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन की हम बात करें तो स्थिर कीमतों पर जो है इसका 2.5 लाख करोड़ रुपए, मतलब इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.86% की वृद्धि देखी गई है। कृषि और से संबंधित क्षेत्र का जो योगदान है सकल राज्य मूल्य वर्धन है, जो स्टेट जीवीपी है, इसके अंदर स्थिर मूल्य पर अगर हम देखें तो वो है 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 3.86 की वृद्धि देखी गई है। और प्रचलित मूल्य पर हम देखें तो 3.82 लाख करोड़ इसका क्या है? योगदान है। और इसमें 9.99%, 9 मतलब 10% की इसमें वृद्धि है और ऊपर है 3.86% की वृद्धि। मैंने आपको जो है पुरानी आर्थिक समीक्षा की किताबों में क्लास में बताया था कि हमेशा स्थिर जो मूल्य होते हैं, इसका जो आधार वर्ष होता है वो होता है 2011-12। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि स्थिर मूल्य की तुलना में प्रचलित जो मूल्य होते हैं, प्रचलित मूल्य स्थिर मूल्य की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे देखो, भू उपयोग की हम बात करें, कुल प्रतिवेदित क्षेत्र है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपको पता है लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर जो है कुल क्षेत्र को, ये जो कुल क्षेत्र है हमारा, इसको जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, कि इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 53.74% कितना है शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र। तो ये बोया हुआ क्षेत्र जो है कितना है? 53.74%। ये डेटा याद रखना, एग्जाम में आएगा, आरएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप अगर आप जो है टारगेट अगर लंबा लेके चल रहे हैं तो आपको जो है ये डेटा जो याद रखना पड़ेगा। रफ बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो इसके। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 53.74%। मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको जो है उपलब्ध कराऊंगा सारी क्लासें होने के बाद। 2-3 क्लासें और बच रही है आर्थिक समीक्षा की, तब मैं उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन उससे अच्छा है कि आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो खुद के, जैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, देखो एक पेपर लो A4 साइज का और उसमें जैसे मैंने बता दिया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो लिख देना है शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है? 53.74%। फिर नीचे बंजर भूमि कितना? 10.39। खुद की राइटिंग में बनाओ कि ऐसा कि एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी हो।
तो ठीक है, तो बंजर भूमि की बात करें तो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में बहुत काम आएंगे। बाकी मैं पीडीएफ तो उपलब्ध करा ही दूंगा, आप बस चैनल पे जुड़े रहिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये मैंने खुद ने बनाया है, और खुद ने जो कंटेंट बनाया तो टाइम देके बनाया दोस्तों, कभी भी आपके साथ जो है धोखा नहीं होगा। बंजर जो भूमि है, बंजर भूमि है 10.39, और बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम का जो पैटर्न रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। बंजर भूमि है 10.39%। वानिकी की हम बात करें तो 8.09%, 8.09% क्या है वानिकी। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि की हम बात करें, ऊसर जो भूमि होती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है वो है 6.89%, 6.89%। और कृषि के अतिरिक्त अन्य उपभोग की भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपभोग की भूमि की हम बात करें तो वो कितनी है दोस्तों, 5.92%। कितनी है, 5.92%। ठीक है, 5.92%। देखो यहां पर हम लिखेंगे कि शुद्ध बोया क्षेत्र, क्लास में याद करना है कितना है, 53.74%। यही था ना, 53.74%, यही तो था। ठीक है, 53.74%। उसके बाद हम बात करें बंजर भूमि की, बंजर भूमि कितनी है हमारे राजस्थान के अंदर, 10.39%। कितनी है, 10.39%। ठीक है, टुकड़े कर लिया, अगर कोई भी अगर बड़ी चीज अगर आपको हार्ड लगती है तो उसके टुकड़े कर लिया करो। वानिकी कितनी है, 8.09%, टुकड़े कर लिया करो। वानिकी की कितनी है, 8.09%। साथ ही साथ हम बात करें तो आगे है यहाँ पर ऊसर भूमि, ऊसर भूमि। तो ऊसर भूमि जो कृषि के अयोग्य भूमि होती है वो कितनी है, 6.89%। यही था ना, 6.89%, बिल्कुल यही था। उसके बाद कृषि के अतिरिक्त उपयोग भूमि, कृषि के अतिरिक्त उपयोग भूमि, जो कृषि के अतिरिक्त जो बच जाती है, कृषि की अतिरिक्त उपयोग भी भूमि, वो कितनी है हमारी, 5.92%। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, डेटा ऐसे रफ पे आपको जो क्या बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, आगे देखो, अन्य चालू पड़त भूमि है 5.68%, 5.68% क्या है, अन्य पड़त चालू भूमि। स्थायी चारागाह गोचर भूमि की हम बात करें, चारागाह जो सरकारी जमीन होती है जो इसमें मतलब चारागाह कहते हैं उसको, जो है कितनी, 4.82%, केवल 4.82% चारागाह भूमि हमारे यहाँ पे। चालू पड़त भूमि है 4.38%, चालू पड़त भूमि कितनी है, 4.38%। और वृक्षों के झुंड तथा बागों की भूमि कितनी है, 0.09%, 0.09%। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको याद रखना है, ये डेटा पूछा जाता है। देखो पेपर का जो लेवल आता है, देखो इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन भी इतना एजुकेशन हो चुकी है, और इजी जो प्रश्न है हर कोई कर देता है। तो इजी अगर पेपर आता है तो गधे घोड़े सब बराबर है, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे ईओआरओ का पेपर आया था, आपने देखा, इजी आ गया, गधे घोड़े सब बराबर हो गए। जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी थी उनका भी कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन अगर पेपर टफ आता है, जैसा मुझे लग रहा है कि आएगा इस बार, 40% नहीं लाने देगा सीईटी जो आरएसबी बोर्ड है आपको, आलोक राज जी बढ़िया पेपर बनाएंगे, और बढ़िया पेपर बनाएंगे तो आपको जो है बढ़िया तैयारी करनी है। पेपर का लेवल हार्ड आ जाए, उसमें जो जीतता वही है जिसकी तैयारी अच्छी है। तो हमें जो है तैयारी अच्छी ही करनी है, इजी तो अपना आप हो जाएगा पेपर, 40% ही तो लाने हैं। लेकिन आप ये देखो, अगर इस तैयारी को अगर आपने अच्छी कर ली, सीईटी में पूरी जान झोंक दो, ताकि आपके एसआई की भर्ती, आरएस की भर्ती, फर्स्ट ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, सभी भर्तियों में ये जीके जो राजस्थान का करंट अफेयर काम आएगा। ठीक है, केवल रिवीजन करना होगा आपको उस टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अन्य चालू पड़त भूमि है 5.68%, स्थायी चारागाह और गोचर भूमि 4.82%, और चालू पड़त भूमि 4.38%। वृक्षों के झुंड तथा बाग की भूमि कितनी है, 0.09%। आगे देखो, प्रचलित जोत धारक की भूमि की हम बात करें, प्रचलित जोत धारक के हम बात करें तो कृषि गणना के अनुसार, कृषि गणना जो 2010 और 11 में हुई थी, तब जो प्रचलित जोत धारक थे वो कितने थे, 68.88 लाख, 68.88 लाख क्या थे, 68,88,000, ऐसे कर लो, क्या थे, कृषि गणना थी जो प्रचलित जोत धारक थे इतने, जो कि 2015-16 में जो कृषि गणना हुई तब उनकी जो संख्या है बढ़कर कितनी हो गई, 76.55 लाख जोत धारक हो गए। कितने हो गए, जोत धारक हो गए। और इसमें जो है वृद्धि देखी गई है, वो देखी गई है 11.14% की वृद्धि देखी गई है, 11.14% की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। ध्यान रखना इसको। तो प्रचलित जोत धारक अभी वर्तमान में कितने हैं, 76.55 लाख, 76.55 लाख कितने हैं जोत धारक है। जोत मतलब खेत, कितने खेत हैं, मतलब खेतों के मालिक कितने, 76.55 लाख।
इसमें कितनी वृद्धि देखी गई? 11.14% की वृद्धि देखी गई है। आगे देखो कि हम बात करें जो सीमांत किसान क्या होते हैं, लघु किसान क्या होते हैं, सीमांत किसान कितने हैं, लघु किसान कितने हैं, अर्ध मध्यम आकार के जो खेत हैं वो कितने हैं। तो सीमांत जो भूमि है वो होती है 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत जो भूमि होती है वो होती है 1 हेक्टेयर से कम। ये जो वर्तमान में है 40.12% भूमि है राजस्थान के अंदर। सीमांत जो जोत धारक है, सीमांत जो भूमि है वो कितनी है? 1 हेक्टेयर से कम वाली को सीमांत भूमि कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं, सीमांत जोत धारक कहते हैं। वो कितने? 40.12%। लघु किसान कितने? लघु किसान जिसके पास भूमि है 1 से 2 हेक्टेयर। लघु किसान कौन से हो गए? जिसके पास भूमि है 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये कितने? 21.90%। कितने? 21.90%। अर्ध मध्यम आकार 2 से 4 हेक्टेयर जिसके पास भूमि है, अर्ध मध्यम आकार के किसान कहलाते हैं। और 18 पॉइंट्स मतलब 18.5% इनके पास ये जो है भूमि। मध्यम किसान कहलाते हैं 4 से 10 हेक्टेयर जिसके पास भूमि है, 4 से 10 हेक्टेयर जिसके पास भूमि है वो मध्यम श्रेणी के किसान कहलाते हैं। और इनके पास जो है 14.79% क्या है? भूमि है। ठीक है, और बड़े आकार जो 10 हेक्टेयर से अधिक हैं वो कितने हैं? 4.69%। 4.69% क्या है? आपके किसान। जोतों का क्षेत्रफल, जोत मतलब खेत, खेतों का जो क्षेत्रफल है उसकी बात करें तो पहले 2010-11 के अंदर 211.36 लाख हेक्टेयर क्या थी? खेत थे। खेत क्या थे? जोत मतलब खेत हो गया यहाँ पे, और जोत धारक मतलब जो खेत के स्वामी किसान। तो 2010-11 के अंदर 211.36 लाख हेक्टेयर क्या थे? खेत थे। अभी जो इसकी जो है घटकर 2015-16 में कितने हो गए? 208.73 लाख हेक्टेयर। बोले सर इसमें कमी क्यों हुई? इसमें कमी कितनी हुई है? 1.24% की कमी इसमें देखी गई है। 2010 में ज्यादा थे, 211.36 लाख हेक्टेयर खेत थे, लेकिन 2015-16 में 208.73 लाख हेक्टेयर ही खेत रहे। इसमें जो है 1.24% की कमी देखी गई है। बोले सर कमी क्यों देखी गई? देखो कमी क्यों देखी गई उसके बहुत सारे रीजन है। तो सबसे बड़ा रीजन तो मैं आपको बताता हूँ कि भूमि तो आपके पास राजस्थान में फिक्स है 3,42,239। ठीक है, भूमि तो आपके पास फिक्स है, और जिसमें भी जोत कितनी है? 76.55 लाख जो है हेक्टेयर, इस पर क्या होती है? जोत धारक है। कितनी है? मतलब जो खेती होती है वो कितनी होती है? 208.73 लाख पे क्या होती है? खेती। और जोत धारक कितने हैं? 76.55 लाख। मतलब किसान ज्यादा हैं, किसानों की संख्या भी बड़ी है, जबकि भूमि की जो खेत हैं उनकी संख्या, खेतों की संख्या बड़ी है, ये ध्यान रखना, खेतों की संख्या बड़ी है लेकिन भूमि जो है उनके क्या हो गए हैं? टुकड़े हो गए हैं। तो जनसंख्या बढ़ रही है। ये जैसे मान लो आपको सिंपल सा मैं बताऊं, एक परिवार है, परिवार में दादाजी के पास 10 हेक्टेयर भूमि थी, है ना, लेकिन दादाजी के 2 बेटे थे, 2 बेटों में 10 हेक्टेयर, दादाजी एक्सपायर हो गए, और दादाजी जब एक्सपायर हो गए इनके जो 2 बेटे थे उनमें 5-5 हेक्टेयर भूमि आ गई। इधर लिख लेते हैं, इधर थोड़ा सा ना, 5-5 हेक्टेयर की आ गई भूमि आ गई। अब इन दोनों बेटों के क्या के 2-2 बच्चे और थे, तो अब जो 5 हेक्टेयर जिसके पास भूमि उनके पास एक के पास 2.5 हेक्टेयर आई, क्योंकि 2 बच्चे इनके पास भी थे और इनके पास भी 2.5 हेक्टेयर आई। तो खेतों की संख्या तो बढ़ रही है ना, 1 खेत, 2 खेत, 3 खेत, 4 खेत, 5 खेत, 6 खेत, ऐसे खेतों की संख्या तो बढ़ रही है। लेकिन खेतों की संख्या बढ़ने से क्या होता है? क्षेत्रफल जो है खेतों का, खेतों की जो संख्या है वो तो बढ़ रही है, लेकिन भूमि तो उतनी है, भूमि तो उतनी है ना। आगे समझ में? तो ये ध्यान रखना कि जो जोतों का क्षेत्रफल जो है 208.73 लाख हेक्टेयर रह गया है। 1.24% की इसमें कमी देखी गई है। आप तो इतना सा नोट कर लेना रफ में, आपको और कुछ नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने आपको थोड़ा सा जर्नल बता दिया। प्रचलित जोत धारक की कीमत की हम बात करें तो प्रचलित जो महिला जोत धारक हैं, प्रचलित महिला जोत धारक की जो संख्या है वो जो भूमि है, जोत धारक हैं, प्रचलित जोत धारक की हम बात करें तो 7.75 लाख हेक्टेयर पहले 2015-16 में थी, उससे पहले जो है 5.76 लाख हेक्टेयर थी। ठीक है, जोत धारकों की संख्या तो बढ़ी है, 41.94% जो है वृद्धि देखी गई है। 41.94% इसमें जो है वृद्धि देखी गई है, क्योंकि पहले जो है 5.46 लाख हेक्टेयर जो थे जोत धारक, अभी कितनी 5.75 लाख क्या है जोत धारक। महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 16.55 लाख हेक्टेयर।
16.55 लाख हेक्टेयर, मतलब इसमें 24.44% की वृद्धि देखी गई है, मतलब महिला जोतधारकों की संख्या बढ़ी है। आगे देखो कृषि उत्पादन की हम बात करें तो 2023-24 का जो कृषि उत्पादन है वो खाद्यान्न का जो उत्पादन है, इसके अंदर खाद्यान्न का जो उत्पादन है 245.1 लाख मीट्रिक टन है। 245.1 लाख मीट्रिक टन क्या है, खाद्यान्न का उत्पादन है। इसमें जो है पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई है, कितनी 3.8% की कमी इसमें देखी गई है। तो खाद्यान्न उत्पादन 245 है, जिसमें 3.8% की क्या देखी गई है, कमी देखी गई है। 245 की हम बात करें तो जिसमें खरीफ और रबी की जो फसल हैं इसमें जो विभाजन हुआ है 245 का 245.01, तो इसका विभाजन हुआ है तो 89 पॉइंट लगभग 90 लाख मीट्रिक टन जो है खरीफ का उत्पादन हुआ है, जो इसमें 155.18 लाख मीट्रिक टन रबी का उत्पादन हुआ। रबी और खरीफ की फसलों में अगर आप कंफ्यूजन होते हो, देखो गांव वाले तो सब जानते हैं, अगर शहर वाले अगर कंफ्यूजन होते हो तो मैं आपको एक बता दूं, देखो खरीफ कैसे लिखते हैं, खरीफ, और ये लिखते हैं रबी। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं एक, मतलब तो ख के बाद क्या आता है, जैसे कै ख ग, ठीक है, र के बाद क्या आता है, स आता है। तो जो गर्मी में बोई जाती है वो खरीफ की फसल, जो सर्दी में बोई जाती है वो रबी की फसल। ठीक है, बढ़िया ट्रिक है ना। जिसको समझ में आता था पहले अच्छी बात है, जिसको नहीं आता था उसके लिए बहुत बढ़िया रामबाण है ये नुस्खा, कि जिसमें सर्दी में बोई जाने वाली रबी की, क्योंकि रबी के बाद र के बाद क्या आता है, स। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख लेना। तो हमें ध्यान रखना है कि खरीफ की जो फसल है वो 89 लाख मीट्रिक टन है, और जो रबी की जो फसल है वो कितनी हुई है, 155.18 लाख मीट्रिक टन। तो टोटल कितनी हुई है, 245.01 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, आगे देखो खाद्यान्न और तिलहन का उत्पादन की हम बात करें तो 2023-24 के अंदर 208.61 लाख जो है मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ है। वहीं तिलहन का उत्पादन 101.24 लाख मीट्रिक टन हुआ है, और दालों का उत्पादन बात करें तो 36.40 लाख मीट्रिक टन दालों का उत्पादन हुआ है। तो अनाज की बात करें तो 208, तिलहन की बात करें तो 101, और दालों की बात करें तो 36। ठीक है, अनाज की बात करें तो 208, अनाज की बात करें तो 208, तिलहन की बात करें तो 101, और 36 क्या है, दालें, 36 क्या, लाख मीट्रिक टन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान में किस फसल में कौन सा स्थान है। तो बाजरा, सरसों और कुल तिलहन, मतलब इसमें सारे तिलहन आ गए। तो बाजरा, सरसों, तिलहन और गवार, बाजरा, सरसों, तिलहन और गवार, बीएसटी करते हैं ना, तो बीएसटी करने वाले कौन, गवर्नमेंट कॉलेज से जिसने बीएसटी करी है उसमें पहला स्थान है। गवर्नमेंट कॉलेज भरते हैं अपन, बीएसटी करते हैं तो बीएसटीसी करते हैं ना, बीएसटीसी, तो अपन गवर्नमेंट कॉलेज भरते हैं सबसे पहले, जहाँ जाना नहीं पड़े, है ना। तो ऐसे याद कर लेना। तो पहला स्थान है बाजरा, सरसों, तिलहन और गवार में क्या स्थान है, पहला स्थान है। पोषक अनाज और मूंगफली की हम बात करें, पोषक अनाज और मूंगफली की बात करें तो इसमें सेकंड स्थान है, मूंगफली में सेकंड स्थान है, मूंगफली में सेकंड स्थान है। कुल दलहन, चना, ज्वार और सोयाबीन, कुल दलहन, चना, ज्वार और सोयाबीन में तीसरा स्थान है। राजस्थान में फसलों के अंदर हम बात करें तो पूछा जाता है दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि बाजरा, सरसों, कुल बाजरा और सरसों में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है ना। कुल तिलहन में बात करें और गवार में बात करें पहला स्थान है, लेकिन पोषक अनाज और मूंगफली में हम बात करें तो सेकंड स्थान है। कुल दालों के अंदर चने की भी दाल होती है, तो ऐसे ध्यान रखना, टोटली जो दालों की बात हो रही है इसमें तीसरा स्थान है, तो चने में भी तीसरा स्थान है, ज्वार में और सोयाबीन में भी तीसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय है, मतलब जो टोटल राजस्थान का जो क्षेत्र है जिसमें 61% भाग क्या है, मरुस्थलीय है या अर्धमरुस्थलीय है। ठीक है, तो इसके अंदर जो राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 39% है वो उपजाऊ है, मतलब मरुस्थलीय कितना 61% और उपजाऊ क्षेत्र कितना 39%। तो राजस्थान की जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। तो जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश, तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उसकी संख्या है 10। कौन कौन से हैं वो कृषि जलवायु प्रदेश, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है ना, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र जिसमें आपके जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा आते हैं।
इसमें जो है ये प्रमुख फसलें बोई जाती है। खरीफ में बाजरा, मोठ और तिल, और गेहूं में रबी में गेहूं, सरसों और जीरा। सेकंड देखो, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। उत्तरी, तो आपको राजस्थान का नक्शा ध्यान है तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र में आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आते हैं। यहाँ पे कपास और ग्वार की खेती होती है। गेहूं, सरसों और चना भी यहाँ पे होता है। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मतलब जहां पर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है तो वहां पे बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, यहाँ वाले क्षेत्र की बात होगी। तो यहाँ बाजरा, मोठ और गंवार, मतलब आपको ये ध्यान रखना दिमाग के अंदर कि जो अनाज, मोटा अनाज है वो कहाँ पे होता है, हमारे रेगिस्तानी इलाकों में होता है मोस्टली। तो पश्चिमी राजस्थान मोटा अनाज के लिए फेमस है। तो बाजरा, मोठ और ग्वार जो है मोटा अनाज के अंदर शामिल होता है। और रबी फसल में गेहूं, सरसों और चना इसके अंदर बोया जाता है। अंतस्थलीय जलोत्सव अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, ये कौन सा है? सीकर, नीम का थाना, चूरू। यहाँ पे बाजरा, ज्वार और दलहन आते हैं। सरसों और चना यहाँ पर रबी के अंदर बोया जाता है। लूणी नदी वाला क्षेत्र जो है, या जो जालोर, सांचौर और सिरोही वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पाली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी बाजरा, ज्वार और आपके बाजरा, ग्वार और तिलहन की खेती की जाती है। गेहूं और सरसों यहाँ पर कॉमन है। वही अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान की हम बात करें तो अजमेर, ब्यावर, जयपुर, जोधपुर है ना, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, दौसा, टोंक, दूदू, केकड़ी, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, है ना। ये नए जो जिले बने ना उसके आधार पर जो है ये आर्थिक समीक्षा के अंदर जिले बता रखे हैं जलवायु प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर ज्वार, बाजरा, ये आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और इसको मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि 10 कृषि जलवायु प्रदेश है हमारे। कितने? 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जिसमें से शुष्क पश्चिमी मैदानी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान, अंतस्थलीय जो अंतर्वर्ती मैदान है उसकी बात करी गई है, लूणी मैदान की बात की गई है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान की बात की गई है, और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान की बात की गई है, जो कि अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, गंगापुर सिटी। अभी आपको पता है करौली में, धौलपुर में जो है पांचना बांध जो ओवरफ्लो हो गया था तो बाढ़ आ गई थी। आध दक्षिणी मैदान की बात की गई है, जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान है, उसकी बात की गई है। आध दक्षिणी मैदान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है ही। आध दक्षिणी पूर्वी मैदान जो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है ज्वार और सोयाबीन की खेती होती है, और गेहूं, सरसों और गेहूं, चना जो है कॉमन है हर जगह रबी में, सर्दी के अंदर। तो ठीक है, तो ये आपको जो है 10 जलवायु प्रदेश ध्यान में रखने हैं। तो पूछा जा सकता है कि अगर पेपर टफ हुआ कि कितने हैं, तो ये तो नॉर्मल पेपर में पूछेगा कितने हैं, 10 हैं। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश नहीं है? नहीं है ऐसे पूछ लेगा। तो ये 10 के नाम याद रखने, तो 10 के नाम याद होंगे तो आपको पता चला है कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी जो है आर्थिक समीक्षा क्लास में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग देखने वाले हैं हम। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। और कोई भी आपको कोई बात पूछनी हो या क्लास के बारे में कुछ बात करनी हो तो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस चैनल पर जो है बने रहिए, विश्वास रखिए आपके साथ जो है अच्छा होगा एग्जाम के अंदर। बस आपको जो है सीरीज पूरी देखनी है, वीडियो पूरे देखने हैं, आपको अपने साथ ईमानदार रहना है। ठीक है, आपको अपने साथ ईमानदार रहना है। अगर आप अपने साथ ईमानदार रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और एक ही भर्ती नहीं, आप बैक टू बैक जो है 2-3 एग्जाम गवर्नमेंट की क्रैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।